हेलो स्टूडेंट, आखिरी लेक्चर में अपन ने पढ़ा था उप सहसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अपन पढ़ेंगे आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध। अंग्रेजी में आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो किसे कहेंगे आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध? जब दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच में, जब दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच में आकर्षण बल लगता है तो उस आकर्षण बल को कहते हैं अपन आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। तो किसे कहेंगे आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध? दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण बल लगेगा वो आयनिक बंध कहलाएगा। जैसे NaCl में जानते हो Na धन आयन और Cl ऋण आयनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। KCl में K धन आयन और Cl ऋण आयन के बीच, Na2SO4 में Na धन आयन और SO4 दो ऋण आयन के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इस तरह से दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच में जब आकर्षण बल लगता है तो इसे आयनिक बंध कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण देखो कैसे होगा। सोडियम और क्लोरीन आपस में पास आएंगे। ये ठोस परमाणु हैं और ये गैसीय अणु हैं। आधा अणु ले लिया मैंने क्योंकि मुझे एक परमाणु चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा? धनायन। और ये क्या बनाएगा? ऋणायन Cl-। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे अपन कहते हैं आयोनिक बंध। और देख लो उदाहरण, Mg+F2 ये गैसीय अणु, ये ठोस परमाणु, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दो फ्लोरीन को देगा, क्या बनाएगा? ये Mg2 धनायन। और इससे कौन आकर्षित रहेंगे आयनिक बंध के द्वारा? दो F ऋणायन, MgF2 बन जाएगा। तो इस तरह से धनायन और ऋणायनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, इसे अपन कहते हैं आयनिक बंध। NaCl का निर्माण अपन हेडिंग बाद में डालेंगे, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इस तरह से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा ग्रहण करता है और धनायन ऋणायन बनने के बाद आकर्षण बल लगता है, उसे आयनिक बंध कहते हैं। अब अपन हेडिंग डालते हैं NaCl का निर्माण। NaCl का निर्माण। अच्छा, यहां पर मैं इस निर्माण को बताऊंगा तो एक यहां पर साइकिल बनेगा जिसे कहते हैं बॉर्न हैबर, वैज्ञानिकों के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है। बॉर्न हैबर साइकिल, साइकिल को हिंदी में कहेंगे चक्र। देखो, एक तो अपन क्या लिखते हैं? सोडियम का सॉलिड परमाणु क्लोरीन के आधे गैसीय अणु के साथ क्रिया करता है और NaCl का एक अणु या एक मोल बना लेता है। जब किसी भी पदार्थ के एक मोल का उसके अवयवी तत्वों द्वारा, उसके अवयवी तत्व, NaCl के अवयवी तत्व कौन है? सोडियम और क्लोरीन।
और इन दोनों से जब NaCl का एक अणु या एक मोल का निर्माण करते हैं, जनरली प्रति मोल निकालते हैं, तो एक मोल का निर्माण करते हैं। तो एक मोल का निर्माण करने के लिए मुझे क्लोरीन के आधे अणु की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने आधा लिया। यहाँ आधा मोल की जरूरत पड़ी तो आधा मोल लिया। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल का उसके अवयवी तत्वों द्वारा निर्माण करने में जितना ऊर्जा में ये परिवर्तन होता है, जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं उसके निर्माण की एंथैल्पी या उसके संभवन की ऊष्मा। तो डेल्टा, अच्छा अंग्रेजी में फॉर्मेशन बोलते हैं निर्माण या संभवन को, तो डेल्टा HF, F को पहले लगा देते हैं, कुछ लोग बाद में भी लगा देते हैं, संकेत से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा विशेष। तो यहां पर जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होगा जब ये रिएक्शन होगी, वो कहलाएगा निर्माण या संभवन की एंथैल्पी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊर्जा अवशोषित हो रही है, डेल्टा H का साइन नेगेटिव है तो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। अब ये देखो वास्तव में ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये होगा कैसे, Na और Cl से NaCl पूरा बनेगा कैसे, ये प्रोसेस को इन साइंटिस्ट ने एक चक्र के द्वारा बताया। पहले उन्होंने कहा कि सोडियम का ठोस परमाणु ऊर्ध्वपातन ऊष्मा लेकर के, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा लेकर के और किस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी लेकर के। ये मान के चलो डेल्टा H1 है और ये सोडियम के गैसीय आयन में गैसीय परमाणु में बदल जाएगा। सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ये मैं लिखता जाता हूं यहां SE मैंने किसको लिखा है, सब्लिमेशन एनर्जी को शॉर्ट में लिखा है सब्लिमेशन एनर्जी, अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जानते हो ना ऊर्ध्वपातन, तो जब ठोस से डायरेक्ट गैस बनती है, जब ठोस डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। अच्छा ये डेल्टा HF क्या है, यहाँ इसको भी बता देते हैं। ये है निर्माण की ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये निर्माण की ऊष्मा कहलाएगी। इसी तरह ये क्लोरीन का एक गैसीय अणु है, एक नहीं आधा है, इसको तोड़ना है, क्लोरीन के बीच के बंध को तोड़ के क्लोरीन का गैसीय परमाणु बनाना है। बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मान के चलो ये डेल्टा H2 है। अब एक बात यहां देखो, ये तो एक मोल के लिए अपन लिखते हैं, यहां पर कितना मोल लिया है मैंने, आधा मोल। तो यहां पर ये ऊष्मा जो होगी उसको मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा H2/2। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी यानी बंध वियोजन ऊर्जा। मानिए बॉर्न-एवर साइकिल अपन को बताएगा क्या कि इस NaCl के निर्माण में कितनी ऊर्जाओं का योगदान है और जो टोटल ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसे अपन कैसे निकालेंगे, ये मतलब है। तो ये क्लोरीन का क्या मिलेगा मुझे, गैसीय परमाणु। अब सोडियम के गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मान के चलो डेल्टा मैंने H जो है 3 लिख लिया और सोडियम का क्या बन जाएगा, गैसीय धनायन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो है आयोनाइजेशन एनर्जी।
किसको कहते हैं? आयनन ऊर्जा को अंग्रेजी में आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्लोरीन का गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहां पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह देंगे। ये मान के चलो कितना है, डेल्टा आपका H4 क्लोरीन का गैसीय परमाणु बन जाएगा। ये दोनों फिर आकर्षित होंगे और एक मोल यहां पर क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। जालक के निर्माण में जितना ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं? जब किसी पदार्थ के या किसी आयनिक यौगिक के एक मोल का, इसका एक मोल किसके द्वारा बनाते हैं? इसके गैसीय आयनों के द्वारा। तो इसके एक मोल क्रिस्टल जालक का निर्माण जब इसके गैसीय आयनों द्वारा होता है तो जितना ऊर्जा में, जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये मान के चलो डेल्टा H5 है। तो ये दो और अपन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखना चाहिए। दोनों में संबंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बस केवल साइन का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी धनात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सामान्यतः ऋणात्मक होती है। अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि। और छठवां ऊर्जा परिवर्तन या पांचवा क्या हुआ है? पांचवा ऊर्जा परिवर्तन ये लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा। तो देखो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है, वो आयनन ऊर्जा, वो आयनन ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है, उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम होती है। यानी इसको आयनित कराने के लिए लगभग 495 किलो जूल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो 280 किलो जूल ऊर्जा ही निकलती है। तो ये जो ऊर्जा निकल रही है वो इसको पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो फिर इसकी पूर्ति किससे होगी? इसकी पूर्ति फिर होती है लैटिस एनर्जी से। लैटिस जब बनता है तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करती है। इससे काम नहीं चलता अकेले से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो यहां लैटिस एनर्जी इसको बनाने में हेल्प कर रही है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प कर रही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी से काम नहीं चल रहा। कुल एंथैल्पी में परिवर्तन ये 5 प्रकार का हुआ। ऊर्ध्वपातन में ऊर्जा देनी पड़ी, बंध को वियोजित करने में इसमें ऊर्जा देनी पड़ी, यहां निकल रही है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो निकलती है, और जालक का निर्माण होता है तब भी ऊर्जा निकलती है। तो ये सारे ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। ये एक ही पद में जब बनता है तो इसे कहते हैं निर्माण या संभावन की ऊष्मा। डेल्टा HF से दर्शाया मैंने, ठीक है। अब एक बात यहां और बताते हैं आपको, ये बॉर्न-हैबर साइकिल कहलाता है। ये चक्र बन गया ना, ये बॉर्न-हैबर साइकिल कहलाएगा। अब इसमें जैसे ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी, ये मान आपको याद नहीं रखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 495.8 किलो जूल प्रति मोल, यानी सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को इतनी ऊर्जा देनी पड़ रही है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है
उसकी वैल्यू है -348.7 किलो जूल प्रति मोल। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो जैसे 1, 15 में से 8 जाएंगे 7, ये 8, और 8 में से अगर 4 जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 और 1, इतनी ऊर्जा की मुझे और ज़रूरत पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो इतनी ऊर्जा निकल रही है, मुझे इतनी ऊर्जा की ज़रूरत और पड़ेगी। ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? लैटिस का जब निर्माण होता है, लैटिस एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है -788 किलो जूल प्रति मोल। तो कहने का मतलब यह है कि ये जालक जो बन रहा है ना इससे, और जो जालक ऊर्जा निकल रही है वो NaCl के निर्माण के बनने में हेल्प कर रही है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, कम है, ये ज्यादा है लगने वाली। तो फिर कौन हेल्प करता है इसको बनने में? वो जालक ऊर्जा इसको मदद करती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जालक ऊर्जा से कम है, आयनन ऊर्जा से कम है। इसलिए जो ऊर्जा कम है उसकी पूर्ति जालक ऊर्जा से होती है। अतः जालक ऊर्जा NaCl के निर्माण में सहायक होती है। अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा नहीं होता, इतना नहीं होता, तो ये Na धनायनी नहीं बन पाता, क्योंकि अकेला इससे काम नहीं चल रहा। तो मुख्य योगदान इसका ज्यादा है। अब ये जो सारी ऊर्जाएं, जैसे मैंने ये परिवर्तन 5 पदों में कराया और 1 पद में कराया, तो यहाँ ये एक नियम लगता है ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनेमिक्स का, हैस का नियम। यह नियम क्या कहता है? कोई अभिक्रिया एक पद में कराई जाए या एक से अधिक पदों में कराई जाए, कुल ऊर्जा में परिवर्तन या कुल एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा समान होता है। यानी वास्तव में ये नियम देखें तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम ही है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ये पढ़ा है अपन ने, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो यही बात हैस ने अपने तरीके से दूसरे तरीके से कही कि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में कराओ या एक से ज्यादा पदों में कराओ, कुल ऊर्जा में या एंथैल्पी में परिवर्तन समान होगा। एक पद में कराया तो कितना परिवर्तन हुआ ऊष्मा में या एंथैल्पी में? डेल्टा HF। और 5 पदों में कराया तो ये 5 ऊर्जा परिवर्तन हुए। तो इन सब का जोड़ किसके बराबर होगा? एस के नियम के अनुसार
इसके बराबर होगा। तो क्या है, देखो हेंस का नियम। हेंस के नियमानुसार ऐसा लिख देते हैं अपन। क्या होगा हेंस के नियम अनुसार? हेंस का नियम लिखना चाहो तो लिख लेना। कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में कराई जाए, कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में कराई जाए या एक से अधिक पदों में कराई जाए, कुल या ऊर्जा में कुल परिवर्तन या एंथैल्पी में कुल परिवर्तन, कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में कराई जाए या एक से अधिक पदों में कराई जाए, एंथैल्पी या ऊर्जा में कुल परिवर्तन हमेशा समान होता है। तो ये देखो डेल्टा HF बराबर किसके होगा? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के यानी डेल्टा H1 के प्लस, अच्छा ये मैंने एक मोल के लिए लेते हैं जनरली, अपने को जो वैल्यू निकालते हैं या दी रहती है क्वेश्चन में वो एक मोल के लिए, लेकिन मैं यहाँ आधा मोल वियोजित करा रहा हूं इसलिए मैंने इसको आधा कर दिया। तो डेल्टा H2/2 लिख देंगे प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। इस पर आपसे क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। यहां ये 6 अपन को ऊर्जाएं दिख रही हैं, ऊष्मा निर्माण की या संभवन की ऊष्मा, ये अपनी ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, ये बंध वियोजन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और जालक ऊर्जा। इन 6 में से आपको कोई 5 वैल्यू दे देगा और एक कोई भी अज्ञात पूछ लेगा, तो आप इनकी वैल्यू रख के निकाल लेना, इनकी वैल्यू रख देना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये NaCl के लिए बॉर्न हैबर साइकिल, इसमें जालक ऊर्जा का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और अपन लिखते हैं इसमें, MgF2 का निर्माण मैग्नीशियम का ठोस परमाणु फ्लोरीन के गैसीय अणु के साथ। अब यहां आधा अणु लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे F2 यानी 2 परमाणु चाहिए, तो 2 परमाणु तभी मिलेंगे जब एक अणु लूंगा, तो हाफ नहीं करेंगे। और क्या बन जाएगा? MgF2 का जालक। एक अणु के बनने में, एक मोल के बनने में जितना ऊष्मा या एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वही निर्माण की ऊष्मा या निर्माण की एंथैल्पी। अब Mg को पहले सॉलिड से गैसीय अवस्था में ले जाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। Mg क्या बन जाएगा? धनायन, Mg का गैसीय परमाणु बन जाएगा, ये मान के चलो डेल्टा H1। इसी तरह इसका बंध तोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी बंध वियोजन ऊर्जा, ये मान के चलो डेल्टा H2। और यहां पर 2 परमाणु चाहिए तो अपन को एक अणु चाहिए, तो आधा नहीं करेंगे इसको, एक गैसीय परमाणु बन जाएगा। अच्छा, इसमें से 2 धनायन बनाने के लिए 2 आयनन ऊर्जाएं देनी पड़ेंगी, आयनन ऊर्जा प्रथम और आयनन ऊर्जा द्वितीय। 2 आयनन ऊर्जाओं का जोड़ लेना पड़ेगा ये। और क्या बन जाएगा ये? Mg का गैसियस धनायन। यहां जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, एक परमाणु ग्रहण करेगा तब कितना एंथैल्पी में परिवर्तन होगा? मान के चलो कितना हुआ? डेल्टा H3। तो 2 परमाणु के लिए निकालेंगे तो डबल कर देंगे इसका, 2F माइनस। अब ये दोनों मिलके और इसके जालक का निर्माण करेंगे।
तो जालक के निर्माण में जो ऊष्मा का परिवर्तन होगा वो डेल्टा H4 यानी लैटिस एनर्जी। चाहो तो इनको भी डेल्टा कुछ नाम दे दो, जैसे इसको डेल्टा H3H4 तो ये H5 कर दो, ठीक है, या ऐसे ही लिखा रहने दो आयनाइज एनर्जी, लिख लो। चलो ये डेल्टा H3 डेल्टा H4, तो मैं इसको अब कर देता हूँ डेल्टा H5 और इसको कर देते हैं अपन डेल्टा H6। तो ये बन गया MgF2 के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल। यहाँ मैंने दोनों पदों को एक बार में ही लिख दिया, क्योंकि Mg से Mg तो धनायन बनाओगे, दो आयनन ऊर्जाएं देनी पड़ेंगी। यहाँ मैंने डबल क्यों कर दिया, एक F ऋणायन बनेगा तो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ डेल्टा H5, दो F ऋणायन बनेंगे तो डेल्टा H5 × 2। तो यहाँ पर डेल्टा HF बराबर किसके होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 × 2 और प्लस डेल्टा H6। ये MgF2 के निर्माण के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल। अब एक चीज और पढ़ेंगे अपन, आयनिक बंध के निर्माण के लिए शर्तें क्या क्या जरूरी हैं। आयनिक बंध के निर्माण के लिए शर्तें। पहली शर्त जो अपन ने पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल में, कि दोनों जो बंध बनाने वाले परमाणु हैं उनमें ऋण विद्युतता का अंतर 1.7 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि तभी उसमें 50% से ज्यादा आयनिक लक्षण आएंगे। तो पहली शर्त, ऋण विद्युतता में अंतर यानी डेल्टा EN, डेल्टा का मतलब डिफरेंस के लिए 1.7 यानी 1.7 से अधिक होना चाहिए, है ना। पहली शर्त, दोनों की ऋण विद्युतता में अंतर बंध बनाने वालों की में जो है 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, ये जो वैल्यू है आयनन ऊर्जा वाली, क्योंकि यहां ऊर्जा लग रही है ना, लगने वाली ऊर्जा हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि आएगी कहां से भाई ऊर्जा, और निकलने वाली ऊर्जाएं हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो दूसरी शर्त, आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है और जालक ऊर्जा ये निकल रही है, यही तो हेल्प करती है ना आयनन कराने में, ये ज्यादा होनी चाहिए तभी तो आयनन हो पाएगा। ये कम होनी चाहिए लगने वाली और निकलने वाली ज्यादा होनी चाहिए, तभी हो पाएगा आयनन, तभी आयन बन पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और जालक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। ये दोनों अधिक होनी चाहिए। और चौथी शर्त ये अपन को बाद में समझ में आएगी, जो दोनों बंध बनाने वाले आयन हैं उन पर आवेश कम होना चाहिए, क्योंकि आवेश अगर ज्यादा होता है तो उनमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा आ जाते हैं। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, है ना, फजांस रूल बताऊंगा,
ध्रुवण क्षमता, ध्रुवणीयता, ध्रुवणता, वहां बताएंगे कि आवेश ज्यादा होने पर कैसे ज्यादा सहसंयोजी लक्षण आ जाएंगे। तो चौथी शर्त अभी लिख लेते हैं कि बंध बनाने वाले आयनों पर आवेश, जो भी बंध बनाने वाले आयन है, धनायन ऋणायन, कम होना चाहिए। आवेश कम होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो है ज्यादा आयनिक लक्षण वाला बंध बनेगा। ज्यादा आवेश होगा तो सहसंयोजी लक्षण ज्यादा आ जाएंगे। तो ये 4 शर्तें हैं। ऋण विद्युतता में अंतर ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा बंध में आयनिक लक्षण ज्यादा आएंगे, वो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। प्रतिशत आयनिक लक्षण। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। बराबर 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा EN जितना ज्यादा होगा आयनिक लक्षण उतने ज्यादा आएंगे। आयनिक बंध तभी बनेगा जब इससे ज्यादा अंतर हो। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होनी चाहिए, यानी आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। निकलने वाली ऊर्जाएं ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता कह लो, और जालक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। और ये आवेश कम होना चाहिए। ज्यादा आवेश होने पर कोवैलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा आ जाएंगे। तो ये 4-5 शर्तें हैं आयनिक बंध के लिए। अब आयनिक बंध से संबंधित अपन कुछ चीजें और पढ़ते हैं। जैसे पहले तो जालक ऊर्जा पढ़ते हैं और एक जलयोजन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी आगे अपने को कई भौतिक गुणों की तुलना करने में। तो सबसे पहले जालक ऊर्जा। अंग्रेजी शब्द इसका लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा, जैसे मैंने कहा था अभी, किसी पदार्थ का या किसी आयनिक यौगिक का एक मोल क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक से मतलब धनायन और ऋणायनों की एक क्रमिक व्यवस्था को कहते हैं अपन जालक। तो एक मोल उसका क्रिस्टल जालक बनाने के लिए, और किससे बनाना है क्रिस्टल जालक? उसके अवयवी गैसीय आयनों से। तो जितनी ऊर्जा निकलती है उसको बनाने में अवयवी गैसीय आयनों द्वारा, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। या अथवा किसी पदार्थ के एक मोल क्रिस्टल जालक को उसके अवयवी गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसे भी अपन जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैं पहले यहां बता दूं, फिर आपको डेफिनेशन लिखेंगे अपन। ये मैंने सोडियम का 1 मोल गैसीय आयन लिया और क्लोरीन का मैंने 1 मोल गैसीय आयन लिया। दोनों को पास लेके आए और NaCl का अपन ने 1 मोल यहां पर क्या बना लिया? जालक बना लिया। तो इन दोनों से इसके बनने पर जितनी ऊर्जा यहां निकलेगी उसको अपन इसकी जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहेंगे। यहां निकल रही है, ये प्लस लगा के लिखा है, मतलब निकल रही है। और मैं अगर इसको ऐसे लिखूं डेल्टा H के रूप में, यहां लैटिस एनर्जी लिखूं, तो जो निकलने वाली ऊर्जा होती है या ऊष्मा क्षेपी क्रिया होती है, तो यहां पर साइन नेगेटिव आता है
और इसके साथ लिखते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो इसको प्लस लगा के लिखते हैं। अथवा ये तो गैसीय आयनों से एक मूल जालक बनाया, जितनी ऊर्जा निकली, जितना एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ उस जालक ऊर्जा। और अथवा अपन इस एक मोल जालक को तोड़ दें, और तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो भी क्या कहलाएगी, उसकी जालक ऊर्जा। तो जालक बनाएं या तोड़ें, बनाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी और तोड़ेंगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहां साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो गैसीय आयनों में ही तोड़ना है, गैसीय आयनों से ही बनाना है, ये बात ध्यान रखना है डेफिनेशन में। यानी इसके डेफिनेशन लिखे अगर अपन, तो किसी आयनिक यौगिक के एक मोल क्रिस्टल जालक का निर्माण उसके अवयवी गैसीय आयनों द्वारा करने पर, एक मोल क्रिस्टल जालक का निर्माण उसके अवयवी गैसीय आयनों द्वारा करने पर जितनी ऊर्जा निकलती है या उत्सर्जित होती है की बात है, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। अथवा एक मोल क्रिस्टल जालक को उसके अवयवी गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। तो आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहां रिएक्शन से भी बताया। इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, एक तो आयनों पर आवेश और दूसरा आयनों का आकार। तो पहला कारक है आवेश। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा दोनों आयनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और जितना अधिक आकर्षण बल लगेगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा में परिवर्तन होगा।
जितना ज्यादा आकर्षण बल लगेगा ऊर्जा ज्यादा मात्रा में निकलेगी, जितना अधिक आकर्षण बल लगेगा उसको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी दोनों ही केस में ऊर्जा में परिवर्तन बहुत अधिक होगा। तो आवेश के गुणनफल के क्या होती है चालक ऊर्जा? समानुपाती। आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो जैसे आवेश के गुणनफल के समानुपाती बताना है, चालक ऊर्जा समानुपाती है। एक का आवेश मैं बता देता हूं Q और धनावेश को धन से बता देते हैं, या Z बता दो, एक ही बात है, Q धनायन Z धनायन इंटो Q ऋणायन, ये ऋणायन का आवेश है, धनायन का आवेश, या Z प्लस Z माइनस से भी बता सकते हो। और दूसरा है आकार। अभी अपन जानते हैं अगर आकार बड़ा है तो आकर्षण बल कैसा लगता है? कम लगेगा तो चालक ऊर्जा भी कम होगी। तो आकार के क्या हो गई चालक ऊर्जा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी धनायन और ऋणायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो धनायन और ऋणायन के आकार के योग के क्या होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती। तो चालक ऊर्जा जो है धनायन की त्रिज्या को मैं R धनायन से और ऋणायन की त्रिज्या को R माइनस से बता देता हूं। तो दोनों के जोड़ के व्युत्क्रमानुपाती, साथ में एक साथ भी लिख सकते हो, सब दोनों को मिला के एक साथ लिखेंगे दोनों कारकों को। तो कैसे लिखेंगे? यानी लैटिस एनर्जी समानुपाती होगी धनायन और ऋणायन पर आवेश के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगी धनायन और ऋणायन के आवेश के गुणनफल के, सॉरी आवेश के जोड़ के। ये मिला के दोनों को एक साथ लिख दिया। हमेशा ये वाला कारक पहले देखेंगे आवेश, और अगर आवेश का गुणनफल समान है तो फिर अपन दूसरा कारक देखेंगे त्रिज्या या आकार। पहले हमेशा आवेश को देखना। जैसे उदाहरण लेते हैं इसके, चालक ऊर्जा की तुलना करना है अपने को, तो उदाहरण ले लेते हैं, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। चलो पहला उदाहरण, Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na धनायन और ऑक्साइड आयन से इसका चालक बना होगा। MgO इसका चालक Mg2 धनायन और O2 ऋणायन यानी ऑक्साइड आयन से बना होगा। और Al2O3 इसका चालक बना होगा एल्यूमिनियम आयन यानी Al3 धनायन और ऑक्साइड आयन से। यानी यहां +1 Na धनायन और -2, ये +2 ये -2, ये +3 ये -2। आयनों के आवेश का गुणनफल निकालो यहां, तो 2 आ गया। यहां आवेश का गुणनफल निकालो 4 आ गया, और यहां आवेश का गुणनफल निकालो 6 आ जाएगा। तो अगर मैं MgO के आवेश के गुणनफल की बात करूं तो इससे 2 गुना है। तो MgO की चालक ऊर्जा Na2O से लगभग 2 गुनी होगी। और इसके में आवेश के गुणनफल की बात करूं Na2O से तो 3 गुना है। तो Al2O3 की चालक ऊर्जा Na2O से लगभग 3 गुना होगी। तो इधर जाने पर अपन क्या कहेंगे? आवेश का गुणनफल यानी Q धनायन और Q ऋणायन की वैल्यू बढ़ गई।
इसलिए जालक ऊर्जा बढ़ जाएगी, लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। आवेश का गुणनफल ज्यादा होगा तो जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। दूसरा उदाहरण NaF सोडियम फ्लोराइड। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। Na2O सोडियम ऑक्साइड और Na3N सोडियम नाइट्राइड। यहाँ +1 -1, यहाँ +1 -2 और यहाँ +1 -3। आवेश का गुणनफल निकालो, यहाँ 1 × 1 1 आएगा। यहाँ आवेश का गुणनफल निकालो 1 × 2 2 आ जाएगा और यहाँ आवेश का गुणनफल निकालोगे 1 × 3 3 आ जाएगा। तो NaF की तुलना में Na2O की जालक ऊर्जा लगभग 2 गुना होगी और इसकी जालक ऊर्जा NaF की तुलना में लगभग 3 गुना होगी। तो इधर जाने पर आवेश का गुणनफल बढ़ गया, इसलिए इनकी जालक ऊर्जाएं भी बढ़ जाएंगी। जालक ऊर्जा की तुलना करना है तो पहले आवेश का गुणनफल देखेंगे, आकार बाद में देखा जाएगा। अगला उदाहरण देखो। अब मैं आकार वाला उदाहरण ले लेता हूं। NaF, NaCl, NaBr और NaI। चलो, यहां आवेश +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1। तो आवेश का गुणनफल तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 बराबर आएगा। अब देखो, ये धनायन तो सब में कॉमन है। ऋणायन देख लो, ये छोटा ऋणायन है, ये बड़ा ऋणायन, ये और बड़ा, सबसे बड़ा ऋणायन। तो ऋणायन का आकार बढ़ गया तो ऋणायन और धनायन के आकार का योग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा और आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा घट जाएगी, तो जालक ऊर्जा का मान घट जाएगा। LiF, NaF, KF, RBF और CSF। धनावेश और ऋणावेश तो देख लो, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। धनायन और ऋणायन पर आवेश बराबर है तो आवेश का गुणनफल तो सभी का बराबर आएगा। ऋणायन कॉमन है तो ऋणायन की त्रिज्या को भी नहीं देखना, धनायन का आकार देख लो। तो इधर जाने पर धनायन का आकार बढ़ेगा, यानी धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी। तो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का योग भी अगर अपन कहें तो बढ़ जाएगा। तो जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगला उदाहरण देखो। NiF लिथियम फ्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और RBI रोडियम आयोडाइड। आवेश तो +1 -1 होगा सब पर, आवेश का गुणनफल तो बराबर आएगा। लेकिन धनायन का आकार भी बढ़ गया और ऋणायन का आकार भी बढ़ गया, यानी दोनों के आकार का योग बढ़ जाएगा। धनायन भी बढ़ रहा है, ऋणायन भी बढ़ रहा है, दोनों के आकार का योग बढ़ जाएगा, इसलिए जालक ऊर्जा का मान घट जाएगा। ठीक है, तो पहले अपने को जालक ऊर्जा की तुलना करनी है तो आवेश को देखना है, और आवेश अगर गुणनफल बराबर है तो फिर आकार देखना है। आवेश का गुणनफल बराबर है
तो फिर आकार को देखना है। जैसे एक क्वेश्चन कर लें, MgF2 की जालक ऊर्जा निम्न में से किससे कम होगी? चलो, पहला ऑप्शन NaF, दूसरा ऑप्शन MgCl2, तीसरा ऑप्शन CaF2, चौथा ऑप्शन MgO। इनमें से बताना है किससे MgF2 की जालक ऊर्जा कम होगी। पहला, इस पर +2 और इस पर -1, Na पर +1 और F पर -1, तो यहां तो आवेश का गुणनफल कम है, यहां ज्यादा है, तो NaF से ज्यादा होगी। अच्छा, Mg पर +2 और Cl पर -1, आवेश का गुणनफल तो यहां भी वही आएगा और यहां भी वही आएगा, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन का आकार बड़ा है, तो इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि इसका फ्लोराइड आयन का आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है क्लोराइड आयन का, आवेश का गुणनफल बराबर है, तो MgCl2 की जालक ऊर्जा कम होगी, इससे ज्यादा होगी। तीसरा, +2 -1, आवेश का गुणनफल यहां भी कितना आ गया? 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया, लेकिन Mg+2 से Ca+2 बड़ा है, तो बड़ा है तो इसकी जालक ऊर्जा कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो CaF2 से भी ज्यादा होगा MgF2। अब यहां देखो, +2 और -2, आवेश का गुणनफल 4 आ गया, जो कि इससे ज्यादा है, तो MgO की जालक ऊर्जा ज्यादा होगी और MgF2 के कम होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? MgO, यानी डी आंसर सही होगा, 4 आंसर सही होगा। तो अपन देख लेंगे, आवेश का गुणनफल देख लेंगे, आवेश का गुणनफल बराबर आ रहा है तो फिर आकार से तुलना करेंगे। तो इस तरह से जालक ऊर्जा की अपन तुलना कर सकते हैं। कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे इसमें, वह है जलयोजन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी। जलयोजन ऊर्जा किसे कहते हैं? पहले तो जलयोजन को समझना जरूरी है, इसको एक नाम और देते हैं, जल की जगह आप कोई दूसरा विलायक भी ले सकते हो, इसे एक नाम और भी देते हैं, विलायकन ऊर्जा, अंग्रेजी में सॉल्वेशन एनर्जी। तो जैसे किसी आयनिक यौगिक को अगर अपन किसी विलायक में डालें, जल में डालें, तो एक तो उनके बीच का जालक टूट जाएगा, जालक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी जालक ऊर्जा। अच्छा, जालक को तोड़ने के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? जालक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत भी तो पड़ेगी, वो आएगी कहां से? वो ऊर्जा कहां से निकलेगी, कहां से मिलेगी? तो जैसे जब आपने किसी आयनिक यौगिक को डाला, थोड़ा बहुत किसी तरीके से वो पहले धनायन और ऋणायन में टूट गया, जैसे NaCl को डाला तो वो पहले टूट गया किसमें? Na धनायन और Cl ऋणायन में।
अब ये Na धन आयन और Cl ऋण आयन कब स्थायी रहेंगे? इनको स्थायित्व कैसे मिलेगा? अगर इनको स्थायित्व नहीं मिलेगा तो दोबारा से NaCl बना लेंगे। इनको अलग करने का काम कौन करेगा? इनको स्थायित्व करने का काम कैसे होगा उसे समझना है। जल अपन जानते हैं ध्रुवीय विलायक है, इस पर क्या रहता है? ऋण आवेश, और इस पर क्या रहता है? धनावेश। आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। कैसे आ जाता है? ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है साझे के इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश आ जाता है। चाहो तो 2 ऋणावेश लगा दो, 2 बार लगा दो आंशिक ऋणावेश। डेल्टा का साइन नहीं है ना, एस नहीं है डेल्टा। तो ये जल एक ध्रुवीय अणु है, इस पर 2 ध्रुव हैं, एक ऋण ध्रुव एक धन ध्रुव। इसे इस तरह भी बता देते हैं कुछ लोग, ये ऋण ध्रुव ये धन ध्रुव। कुछ लोग इसको ऐसे भी बता देते हैं शॉर्ट में, ये ऋण ध्रुव ये धन ध्रुव, जैसे भी चाहो। अब होगा क्या, ये आयन अगर है जल में तो इस आयन पर जैसे धन आवेश है, सोडियम आयन पर कैसा आवेश है? धन आवेश है। तो ये क्या करेगा? जल के अणुओं को अपनी ओर खींचेगा। और किसको खींचेगा? जल के इस सिरे को। तो कुछ जल के अणु क्या होंगे? इससे जाके जुड़ जाएंगे, इसके चारों तरफ एक घेरा बना लेंगे। तो इस तरह से सोडियम आयन का क्या होगा? जल योजन हो जाएगा। और इस जल योजन में कुछ ऊर्जा भी बाहर निकलेगी, उसको क्या कहेंगे अपन? उसकी सोडियम आयन की जल योजन ऊर्जा। तो क्या होगा? जैसे Na धन आयन है, ये अलग हो गया, NaCl का जालक टूट गया, और ये जल के X अणु हैं। X यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है। Na धन आयन है ये इसकी त्रिज्या है कोई भी। अब इसके चारों तरफ कौन आ जाएंगे? ये जल के अणु। और कौन सा सिरा आएगा? ऋण सिरा। चाहे ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, पूरा बता दो, जो भी चाहो। इस तरह से बता दो, इस तरह से बता दो, इस तरह से, जैसे भी चाहो। मैं ऐसे बता देता हूँ। ये ऋण सिरा है, ऋण सिरा इधर है ये वाला। तो ये जल के अणु क्या होंगे? इसके ओर खींचेंगे, ये खींचेगा और बहुत सारे जल के अणुओं को अपनी सतह पर आकर्षित करके और जलयोजित आयन बना लेगा। ये जलयोजित आयन बन जाएगा। ये पूरी त्रिज्या अब जलयोजित आयन की इतनी त्रिज्या होगी। खाली सोडियम आयन की त्रिज्या ये है, ये आकार इतना है। अब जलयोजित आयन का आकार ऐसा है। इसको और भी कई तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं इसको। Na और H2O के कितने अणु हैं? X अणु, ये धन आयन। या ऐसे भी लिख देते हैं, Na ये धन आयन, और एक्वा बोलते हैं जल को, एक्वस आयन। तो इस तरह से ये क्रिया क्या कहलाएगी? जल योजन हो गया है। इसको कहते हैं जल योजन। और यहां पर कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, उसे क्या कहते हैं? जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा। मान के चलो कितनी निकली? वो डेल्टा H वाली। तो ऐसे Na धन आयन का जल योजन हो गया, ऊर्जा निकलेगी जल योजन ऊर्जा। जब भी आकर्षण बल लगेगा ऊर्जा निकलेगी। इसी तरह Cl ऋण आयन जो है वो भी जल योजित होगा। वो किसको खींचेगा अपनी तरफ? इसके धन ध्रुव को, धन सिरे को खींचेगा जल के। तो जल के मान के चलो बाई अणु इसके साथ जुड़ गए। ये Cl ऋण आयन है, इसका मान के चलो ये कोई आकार है, ये तो अकेले Cl ऋण आयन का है। अब मैं इधर वाले सिरे को, ये वाले हाइड्रोजन वाले सिरे है ना, ये दोनों इधर क्लोरीन की तरफ इनको डायरेक्टेड यानी निर्देशित कर देता हूं, और इस तरह से जल के कई अणु को इसकी सतह पर जोड़ देता हूं। ये इसका जल योजन हो गया।
ये जलयोजित Cl माइनस आयन बन गया। इसको भी अपन इस तरह से लिख सकते हैं, Cl H2O का होल बाय ऋण आयन, या Cl माइनस एक्वस आयन। यहां भी जो ऊर्जा निकलेगी वो इसकी जलयोजन ऊर्जा कहलाएगी। ये मान के चलो डेल्टा H2 है, और 1 मोल NaCl से 1 मोल Na धन आयन और 1 मोल Cl ऋण आयन मिलेगा। तो NaCl की जलयोजन ऊर्जा क्या होगी? Na धन आयन की जलयोजन ऊर्जा कितनी लिखी मैंने? डेल्टा H1। और Cl माइनस की कितनी लिखी? डेल्टा H2। तो इसकी जलयोजन ऊर्जा क्या होगी? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो जलयोजन ऊर्जा किसे कहेंगे? जब किसी आयन का जल के साथ जलयोजन होगा और उस जलयोजन के होने पर जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी वो क्या कहलाएगी? उसकी जलयोजन ऊर्जा। या किसी यौगिक में से जितने आयन निकलेंगे, किसी आयनिक यौगिक में से 1 मोल में से जितने धनायन और ऋणायन मिलेंगे, और उसके 1 मोल के धनायन और ऋणायनों का जब जलयोजन होगा अलग अलग होगा, Na धनायन का अलग, Cl ऋणायन का अलग। धनायन इसके ऋण ध्रुव को खींचेगा, ऋणायन इसके धन ध्रुव को खींचेगा। तो क्या होगा? 1 मोल आयनिक यौगिक से प्राप्त आयनों के पूर्ण जलयोजन पर इसके 1 मोल से क्या मिला? Na धनायन का 1 मोल और 1 मोल से Cl ऋणायन का 1 मोल, दोनों का पूर्ण जलयोजन हो गया। जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे जलयोजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा कहेंगे। तो डेफिनेशन लिख लो, किसी आयनिक यौगिक के एक मोल से प्राप्त आयनों के पूर्ण जलयोजन पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, 1 मोल से जितने आयन मिलेंगे उनका जलयोजन हो जाएगा, उससे जलयोजन ऊर्जा कहेंगे। अच्छा, यहाँ एक आकर्षण बल लग रहा है, ये आयन है और ये जल का अणु ध्रुवीय है। ध्रुवीय से मतलब 2 ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव और ये दोनों धन ध्रुव। ये ऋण ध्रुव यानी ऑक्सीजन, धन ध्रुव यानी हाइड्रोजन। तो ऐसे विलायक, ऐसे अणु, ऐसे यौगिक जिनमें 2 ध्रुव बन जाएं, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव, उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। यहाँ पर कौन सा आकर्षण बल इनमें लग रहा है? ये आयन है और ये ध्रुवीय अणु है, तो आयन और ध्रुवीय अणु के बीच आकर्षण बल लग रहा है। इसे क्या कहते हैं अपन? आयन। आयन तो शब्द मैंने Na धनायन के लिए लिखा, और ध्रुवीय अणु कौन है? जल। आयन द्विध्रुव। आयन द्विध्रुव या तो आकर्षण बल लिख दो या अन्योन्य क्रिया भी एक शब्द इसके लिए लिखते हैं। आयन द्विध्रुव आकर्षण बल या अन्योन्य क्रिया। यहां पर भी वही आयन है, ये Cl माइनस और ये जल का ध्रुवीय अणु है, तो यहां भी आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होगी। तो यहां कौन सी अन्योन्य क्रिया, आकर्षण बल लगता है इनके बीच में?
आयन द्विध्रुव, दो ध्रुव है ना जल के अणु में, इसलिए द्विध्रुव। अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल, एक ही बात है, अन्योन्य क्रिया। तो इन Na धनायन और Cl ऋणायन से जब जल के अणु बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो कौन सा आकर्षण बल लग रहा है? आयन द्विध्रुव। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।